सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि एजुकेशनल अपडेट वीडियोस आपको मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल की खोज किसने की? डॉक्टर अरुण वारगेल, जेम्स प्रिंसेप या राय बहादुर? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डॉक्टर अरुण वारगेल ए। विश्व में मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा एक, अफ्रीका महाद्वीप में। भारत में मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? नर्मदा नदी के किनारे, रावी नदी या सरस्वती नदी? तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा नदी के किनारे। तो पुरापाषाण काल की खोज किसने की? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ब्रूस फुट। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। सर्वप्रथम मानव ने आग का आविष्कार किस काल में किया था? इसका सही आंसर है पुरापाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलना नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी को प्राचीन काल में सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है सल्क संस्कृति। भीमबेटका मध्य प्रदेश से पुरापाषाण काल के कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? ये गुफा चित्र और शैलों से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। पल्लवरपुरम कर्नाटक से पुरापाषाण काल के कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? पहला ऑप्शन सही है, हैंड एक्ट हाथ के औजार। मध्य पाषाण काल की खोज किसने की थी? मध्य पाषाण काल की खोज जॉन इवांस ने की थी। मध्य पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? परिस्तर काल के नाम से मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया था? इसका आंसर होगा कुत्ता। मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पहले पालतू जानवर बनाया था। आदमगढ़ यूपी से मध्य पाषाण काल के कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसमें कृषि के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बागोर भीलवाड़ा से मध्य पाषाण काल के कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं? बागोर से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष प्राप्त
होते हैं। पंचमंडी अवस्थित है। पंचमंडी मध्य प्रदेश में उपस्थित है। प्रतापगढ़ यूपी से मध्य पाषाण काल के कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्रतापगढ़ से मानव के कंकाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की खोज किसने की? नवपाषाण काल की खोज प्राइमरोज ने की थी। पहिए का आविष्कार कौन से काल में हुआ? पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु की खोज की थी? मानव ने सर्वप्रथम तांबे की खोज की थी। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का औजार बनाया? लोहे की कुल्हाड़ी या तांबे की कुल्हाड़ी? धातु से सर्वप्रथम तांबे की कुल्हाड़ी बनाई गई थी। नवपाषाण काल में मानव ने किस को पालतू बनाया? नवपाषाण काल में मानव ने घोड़े और भेड़ को पालतू बनाया था। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से किसके प्रमाण मिलते हैं? बुर्ज होम में मानव के साथ कुत्ते के अवशेष के प्रमाण मिलते हैं। बुर्ज होम एक कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल है। यहाँ से गड्ढागर के साक्ष्य भी मिले हैं। दक्षिण भारत में खोजा गया नवपाषाणिक काल का एकमात्र स्थल कौन सा है? का सही उत्तर है बेलोरी, कर्नाटक। मेहरगढ़ पाकिस्तान से किसके प्रमाण मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। कोल्डी हवा यूपी से किसके प्रमाण मिलते हैं? कोल्डी हवा यूपी से प्राचीनतम चावल के साक्ष्य मिलते हैं। महाजनपद काल की शुरुआत कब हुई? महाजनपद काल की शुरुआत 600 ईसा पूर्व हुई थी। गेरिक कृष्ण लोहा युगीन सभ्यता को किस काल में रखा गया है? इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया है। विश्व इतिहास का पितामह किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना भी की थी। हिस्टोरिका पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है? इस पुस्तक से हमें पेलोपोनेशिया युद्ध का वर्णन के बारे में जानकारी मिलती है।
राष्ट्रीय पंचांग दिवस कब मनाया जाता है? यह दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है कौटिल्य। इन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? इसको 15 भागों में बांटा गया है। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता पाणिनि है। और अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसमें मौर्य काल के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें प्राप्त होती है। महाभाष्य पुस्तक के रचनाकार कौन है? इस पुस्तक के रचनाकार पतंजलि है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता विशाखदत्त थे। प्रियदर्शनी नागानंद रत्नावली ग्रंथ के रचयिता कौन थे? इनके रचयिता हर्षवर्धन थे। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसके रचयिता कल्हण थे। पंचतंत्र पुस्तक की रचना किसने की थी? इसकी रचना विष्णु शर्मा ने करी थी। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचनाकार कौन थे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचनाकार स्मिथ ऑथर थे। बाल भारत व बाल रामायण के रचनाकार कौन थे? इन पुस्तकों के रचनाकार राजशेखर थे। भारत आने वाला पहला यूनानी यात्री कौन था? पहला यूनानी यात्री टेसियस था। यह ईरान का राज्य वैद्य भी था। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह सेल्यूलस निकेटर का राजदूत था और इसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य युगीन समाज और संस्कृति के विषय के बारे में लिखा गया है। यूनानी इतिहासकार प्लिनी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? वह पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री है जिसमें प्लिनी ने भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण विस्तृत बताया है। यूनानी इतिहासकार टोलमी द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है?
टोलमी द्वारा रचित पुस्तक भारत का भूगोल है। इसने यह पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखी थी। डायमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? यह बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। यह डायमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया और इसका जो भी विवरण है वो मौर्य युग के संबंधित है। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने मध्य प्रदेश की समाज संस्कृति के बारे में वर्णन किया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। फाहियान द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? भारत की दशा का वर्णन फाहियान द्वारा रचित पुस्तक है। इसमें इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। चीन के इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? सुमा चीन को चीन के इतिहास का पिता कहा जाता है। चीनी यात्री सूंग यान द्वारा भारत के किस स्थान का इतिहास लिखा गया? बंगाल व बिहार का सूंग यान द्वारा इतिहास लिखा गया। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यह चीनी यात्री 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक इंडिया में रहा और 15 वर्ष भारत में रहकर चीन लौट गया। इसने बिहार जिले के नालंदा में स्थित विश्वविद्यालय में अध्ययन करने लगा और यह बौद्ध ग्रंथों को ले जाने के लिए यहाँ आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूके के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। किस अरबी यात्री ने यह कहा था कि भारत के कपड़े का एक थान एक अंगूठी में से निकाल सकते हैं? यह बात अरबी यात्री सुलेमान ने की थी। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के रचनाकार कौन थे? इस पुस्तक के रचनाकार अल-बरूनी थे। अल-बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया था। ये किताब उसने अरबी में लिखी जिसे किताबुल हिंद या भारत की खोज भी कह सकते हैं। इसमें इसने राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज और राजनीति पर प्रकाश डाला है। चीनी यात्रियों का सम्राट किसे कहा जाता है? हेनसांग को चीनी यात्रियों का सम्राट कहा जाता है। मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के रचनाकार कौन थे? अल मसूदी मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक के रचनाकार थे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? कंग्यूर और तंग्यूर तारानाथ द्वारा रचित पुस्तक है जिसमें भारतीय इतिहास के बारे में
जानकारी मिलती है। कालिदास के ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिला? ऐरण अभिलेख में सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? कुल संख्या उपनिषदों की 108 है। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। इस उपनिषद की तुलना फूटी नाव से की गई है। किस काल में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया? उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। किस बौद्ध ग्रंथ में हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 जनपदों में बटा हुआ था। किन जैन तीर्थंकरों के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। जैन तीर्थंकरों की जीवनी कल्पसूत्र की रचना किसने की? कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? निरंजना फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली के अंतर्गत बनी थी? तो इसका आंसर होगा गांधार शैली के अंतर्गत।
गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु अलारकराम से किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की? गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? वैशाख की पूर्णिमा ही बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार है। ये इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। शून्य संपादन लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में हुआ? छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ। पारसी धर्म की शिक्षाओं का संकलन किस ग्रंथ में है? पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है जैन अवेस्ता। उन्हीं में इनकी शिक्षाओं का संकलन है। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक था। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ? 345 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैनी गुरु से जैन धर्म की दीक्षा ली? जैनी गुरु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य की समाधि कहाँ है? श्रवण बेलगोला के कर्नाटक मैसूर में चंद्रगिरी हिल पर्वत पर पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। किस शिलालेख के अनुसार अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था? 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट और लेकर आने वाला हूँ मैं। तो कृपया इसको देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसे लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।